हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचवेल के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं ब्रिक का पार्ट सी। जो हम ब्रिक का पार्ट बी पढ़ाए थे पिछला बार, उसके आगे का लेक्चर हम इसमें देखेंगे। आज इसमें हम देखेंगे हार्मफुल कंपोजिशन के बारे में, ब्रिक के बारे में। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं ब्रिक के, मतलब पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में क्या पढ़ा था। वैसे ये लेक्चर नंबर 11 का ही पार्ट है, मतलब आगे कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था ब्रिक क्या होता है, ठीक। तो ब्रिक एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है जो कि क्ले को हम मोल्डिंग करके प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्लिंकर मतलब भट्टी में गर्म करके रेडिस कलर का जो ब्लॉक प्राप्त होता है उसी को हम ब्रिक कहते हैं। और ब्रिक का फिर स्टैंडर्ड साइज हमने देखा था। स्टैंडर्ड साइज कितना देखा था हमने, क्या होता है जल्दी बताइए। जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज हमने देखा था, लेंथ कितना था उसका, तो 19 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट दोनों हमारा 9 सेंटीमीटर का था। उसका ब्रिक के अंदर जो ब्रिक में ऐसा गड्ढा वाला पार्ट होता है जहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, उसका स्टैंडर्ड साइज हमने क्या देखा था, उसका लेंथ हमने कितना देखा था, तो 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना था उसका, मतलब ऐसे ब्रेथ कितना था, चौड़ाई उसका कितना था, तो 4 सेंटीमीटर। और उसका डेप्थ मतलब यहाँ से जो अंदर की तरफ रहता है, डेप्थ या हाइट बोलिए, उसका कितना था, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर था। ये स्टैंडर्ड साइज हमने बोला था। ये जो ग्रुप जो गड्ढा पार्ट रहता है उसको हमने क्या नाम दिया था, मतलब फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, यानी कि मेंढक। नहीं बड़ा मेंढक ना, ऐसे इसका नाम ही है, टेक्निकल नाम फ्रॉग होता है। फ्रॉग का यूज़ क्या था, तो फ्रॉग का यूज़ था जब हम मसाला डालते हैं, दो ब्रिक लेयर के बीच में जब हम मसाला फिल करते हैं तो उन दोनों ब्रिक को पकड़ के रखे, वही इसके लिए हम इसको फ्रॉग का दिया जाता है। और हमेशा जब दीवार बनाते हैं तो फ्रॉग को हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है, वैसे ही पत्थर को हम लेड करते हैं, यानी कि वहाँ पर रखते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो ब्रिक का जो डिफरेंट कंपोजिशन यानी कि जिनसे मिल के ब्रिक बना हुआ था वो हम देख रहे थे। तो पहला कंपोजिशन हम उसका ट्रिक ही बताए थे, क्या ट्रिक था, तो हमारा पूरा पिछला वीडियो उसी पे डेडिकेटेड है। आप ये दोनों वीडियो मतलब पार्ट ए और पार्ट बी देखना चाहते हो तो हमारे मतलब चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट ब्रिक करके स्पेशल उपलब्ध होगा। या फिर वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल का जो प्लेलिस्ट है उस पर भी जाइए, उस पर भी पूरा वीडियो रहेगा। उसमें पूरा बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन डिप्लोमा का जो आप पढ़ रहे हैं वो भी उसमें अपलोड रहेगा। और अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोज़ को मतलब इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। थैंक यू। देखिए हमारे मतलब जो भी चैनल है उस पर मैकेनिक्स और संप्रेषण का भी प्लेलिस्ट है, उसको भी आप जूनियर के साथ शेयर कीजिए ताकि वो उसका फायदा उठा सके, ठीक। तो हम यही देख रहे थे फ्लो के बारे में। और फिर केमिकल कंपोजिशन जाना था जिसका हमने ट्रिक भी पढ़ा था, क्या, तो सलीम, SALIM, सलीम से हम लोग क्या जानते थे, इससे हो जाता था हमारा सिलिका। ऐसे हमारा क्या था, तो एल्यूमिना, एल से हमारा था लाइम, आई से हमारा था आयरन ऑक्साइड, एम से था हमारा मैग्नीशिया, मैंने इसे देखा था सिल्का क्या था, तो सिल्का मतलब सिल्का जनरली सबसे ज्यादा कंपोजिशन में प्रोवाइड रहता है सिल्का। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। सिल्का का जो परसेंटेज रहता है ब्रिक में कितना दिया जाता है, सिल्का का परसेंटेज कितना ब्रिक में लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, मतलब डाल दीजिएगा, ठीक। How many percentage silica present in brick? (20 to 30%), 10 to 15%, 50 to 60%, या D 5 to 10%। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मतलब इसका आंसर दे दीजिएगा। आप पूरा वीडियो देखते हैं, मतलब इसका आंसर जानना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जो है इसका पार्ट भी वो देखिए, पार्ट भी आपको देखिए, ऊपर स्क्रीन पे जो आई बटन है उस पर पिन किया हुआ होगा, या तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक। आप इसका आंसर दीजिए, हम आगे पढ़ाने स्टार्ट करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो आज के लेक्चर में हम हार्मफुल कंपोजिशन देखेंगे। ये सब कंपोजिशन तो था कि जिनसे मिलकर ब्रिक बन रहा है। अब ब्रिक में मतलब कि कोई भी चीज एक्सिस हो जाए, कुछ ऐसा चीज प्रेजेंट हो जाए जो ब्रिक को नुकसान पहुंचाए, तो उसी को हार्मफुल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक कहते हैं। कंपोजिशन को हम जनरली इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है हिस्सा, इसका मतलब क्या होता है, हिस्सा।
ब्रिक के ये सब हिस्सा है या नहीं है, हार्मफुल कंपोजिशन उसमें ब्रिक में क्या क्या हो सकता है, ये हिस्सा ही कहलाता है। ठीक है, हम अपना यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हार्मफुल कंपोजिशन ऑफ ब्रिक, दे आर फ्लोइंग हार्मफुल कंपोजिशन या इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक कर लीजिएगा यहीं पे, ऑफ BRIC के ब्रिक, ठीक, ऑफ ब्रिक। पहला हमारा लाइम, देखिए लाइम उसमें भी उपयोग कर रहे थे, सलीम में भी, लाइम यहाँ पे भी उपयोग कर रहे हैं। लाइम इसलिए उपयोग कर मतलब दोनों जगह आ रहा है क्योंकि देखिए वहां पे लाइम का परसेंटेज कितना था, 5 to 10%, ठीक। अगर जो इससे ज्यादा हम लाइम डाल रहे हैं, एक्सेस क्वांटिटी में हो जा रहा था, एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो लाइम देखिए एक मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव तत्व होता है, CaCO3 के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक, कार्बन के साथ मतलब रिएक्शन करके तो ये क्विक लाइम बन जाएगा। क्लिंकर में रिएक्शन करेगा तो ये क्विक लाइम बन जाएगा ना। क्विक लाइम पे अगर जो हम पानी मिलाते हैं तो ये वापिस CaOH के होल 2 के रूप में आने की कोशिश करेगा ना, तो यही जो आएगा तो हमारा क्या होगा, ईटा फूल जाएगा, वो बर्न होने के बाद भी अच्छा से वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो एक्सेस क्वांटिटी में रहता तो हमारा CaCO3 बन जाता है क्विक लाइम, तो उसका ये CaOH बन मतलब जैसे उस पर हम जानते हैं कि ईटा के ऊपर हम पानी डालते हैं ताकि वो हाइड्रेटेड रहे, ज्यादा उसके अंदर मॉइस्चर आ सके, तो वही मॉइस्चर जितना वो कंटेंट करता है उतना अच्छा ब्रिक कहलाता है बाद में, ठीक। तो उसको ज्यादा क्यूरिंग करने की, क्वेरिंग, देखिए QURRING, इसको क्यूरिंग बोलते हैं और इसको क्वेरिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है पानी डालना, इसका मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, लेक्चर उतना बड़ा चला आपका 9 क्या था, खनन। तो इन दोनों में अंतर है, हम यहाँ पे ये वाला क्यूरिंग की बात कर रहे हैं, क्यूरिंग की बात कर रहे हैं, CURRING, क्यूरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वायरिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक। तो क्यूरिंग बोल रहे हैं, क्यूरिंग मतलब बाद में हमको घर बनाने समय देखते होंगे आपके, एक दिन में उठता है फिर अगले दिन उस पर पानी डालने के लिए बोलता है ताकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, मतलब जो सीमेंट के बीच का और ब्रिक के बीच का जो बॉन्ड है वो अच्छा से बन सके, तो वही बॉन्ड ज्यादा गीला रहेगा तब ना ज्यादा अच्छा से बनेगा, तो वही उसमें उतना मात्रा में पानी मौजूद जब हम करवाएंगे तो वो फूल जाएगा। क्यों, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, क्विक लाइम जो उसके विक्रिया करके वाटर से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिससे वो फुल जाएगा ब्रिक, यानी वो अनसाउंड कर देगा। हम आपको पढ़ाए भी थे जब लाइम पढ़ा रहे थे कंपोजिशन, तो हमने बताया था कि अनसाउंड करने का मेन कारण भी यही होता है। कौन, तो लाइम। लाइम देखिए आप सिलिका को मतलब कि देता है, फ्यूज होने का टाइम देता है, जो एक्सेस क्वांटिटी में रहेगा तो फ्यूज होने का टाइम भी नहीं दे पाएगा, क्लिंकर एज अ फ्लेक्स काम करने लगता है ये। फिर एल्केलिस मटेरियल देखिए जनरली ये पोटेशियम एंड सोडियम के ऑक्साइड के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, OXI, ऑक्साइड, जो भी है मतलब स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऑक्साइड के रूप में, यानी कि पोटेशियम KO2 NO2 के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में रहते हैं, डाइऑक्साइड के रूप में रहते हैं, ये सब प्रेजेंट रहते हैं, सॉरी हाइड्रो बोल रहे हैं, डाइऑक्साइड के रूप में ये प्रेजेंट रहते हैं। अल्किलिस मेटल, इनका काम क्या रहता है, तो इनका काम मेनली ये रहता है कि ब्रिक का जो कंपोजिशन है ना उसके कंपोजिशन को बिगाड़ने का काम रहता है। अगर ये प्रेजेंट रहेंगे तो ब्रिक का कंपोजिशन बिगाड़ देंगे ये, ठीक। उसका क्या है, तो पेवर, मार्बल एंड स्टोन, देखिए ये जनरली पत्थर ही होते हैं, ऐसा रहता है या ऐसे रहेगा या थोड़ा सा तिरछा आकार में रहेगा, तो भाई जो साइड छोटा रहा तो पेवर उससे थोड़ा बड़ा रहता है, स्टोन उससे बड़ा रहा तो ग्रेवल, ये सब अगर जो प्रेजेंट है हमारे ब्रिक में, तो ब्रिक का हम जानते थे कि कोहेसिवनेस रहता है, वो एक दूसरे के साथ चिपकने का प्रॉपर्टी देता है सिलिका, ठीक। और यहाँ पे मान के चलिए ये ब्लैक कलर से हम बना देते हैं, इन दोनों पार्टिकल के बीच में ये पत्थर आ गया यहाँ पे, तो ये दोनों पार्टिकल अच्छा से चिपक नहीं पाएंगे, वो हल्का सा इसी के साथ फ्यूजन करके रह जाएंगे कि नहीं, तो ये ब्रिक को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है कि नहीं। वहां पे हम अगर ऊपर से हथौड़ा मारे तो क्या पता इस पे चोट लग के ये दोनों को अलग करते, तो ब्रिक को हमारे कमजोर बनाता है, यानी ब्रिक बनाने के काम करता है। कौन कौन, तो पेबल, मार्बल और पेबल, ग्रेवल और स्टोन, ये सब बनाने का काम करता है। आयरन इम्पेरिटिस भी यही करता है, ये FeS के रूप में प्रेजेंट रहता है, सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड जानते हैं आप सब, किसी मटेरियल को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार रहता है। ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि वेजिटेबल, ये सब जो प्रेजेंट रहा, घास फूस ये सब प्रेजेंट रहा, तो ये उसमें हमेशा पता आपको कि घास अगर प्रेजेंट रहेगा तो बाद में कभी ना कभी वो उसका जो ब्रिक का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि मतलब वो कुछ सालों बाद वो वापस रिस्टोर होने लगता है, किसमें, तो वो किसमें रिस्टोर होने लगता है, तो हमारे सॉइल में रिस्टोर, यानी मिट्टी में रिस्टोर होने लगता है। तो मिट्टी में रिस्टोर होगा तो ऑर्गेनिक मटेरियल वो धीरे धीरे घर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगा, इसलिए ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें नहीं रहना चाहिए। यही था हमारा क्या 5 गो कंपोजिशन,
मतलब हार्मफुल कंपोजिशन 5 यही था। इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, आप इसको तब तक उतारिए, हम वो शॉर्टकट ट्रिक लेके आते हैं और उसके बाद इनको डिटेल से पढ़ लेंगे। आज हार्मफुल कंपोजिशन इसी में पढ़ लेंगे। देखिए वीडियो ज़्यादा लेक्चर लंबा नहीं करने की कोशिश करेंगे। उसका फिर मतलब करेक्टरियस देख लेंगे। गुड बिल्डिंग किसका, ब्रेक का करेक्टरियस क्या क्या होता है। सॉरी स्टोन याद आ रहा था बार बार। तब तक आप इसको उतारिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों, हार्मोन मतलब कंपोजिशन जो भी देख रहे थे इंग्रेडिएंट, हम उसमें अपना दो टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं। उसका जो बचे हुए 3 टॉपिक है इसके बाद लेके आएंगे, ठीक। तो 2 टॉपिक कौन कौन सा वो देख लेते हैं। पहले हमने लाइम लिया। लाइम देखिए उसमें भी बेसिक कंपोनेंट था हमारा लाइम, यहाँ पे भी लाइम कंपोजिशन है। एक्सिस लाइम, अगर जो ज़्यादा लाइम रहेगा मेल्ट द ब्रिक्स इन मेक डिसफिगर इट, यानी कि उसको देखिए ज़्यादा लाइम रहेगा तो जो ब्रिक का मतलब जो स्टैंडर्ड साइज था हमको क्लिंकर में वो स्टैंडर्ड साइज प्राप्त नहीं होगा। सॉरी थोड़ा सा खटखट होगा, स्टैंडर्ड साइज प्राप्त नहीं होगा। ये क्या मेल्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इधर से डिसमेल्ट हो जाए, थोड़ा सा इधर से डिसमेल्ट हो जाए, इस प्रकार का हो जाए। और ब्रिक मेक्स डिसफिगर यानी कि जो हमको रेक्टेंगुलर ब्लॉक मिलता था वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक नहीं मिले, क्या पता स्क्वायर मिल जाए या कुछ मिले ही ना। इफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट एग्जिट्स इन द प्योर फॉर्म दैट इज इफ कंटेन एट लीस्ट 95% ऑफ CaO, यानी कि क्विक लाइम अगर जो प्रेजेंट रहता है ब्रिक क्ले में तो इट कन्वर्ट इनटू क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन द बर्निंग एट लीस्ट 95% ऑफ CaO, मतलब कि वही प्योर फॉर्म में जो प्रेजेंट रहा ना तो ब्रिक को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो क्विक लाइम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। व्हेन दिस ब्रिक कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, अगर वो पानी के संपर्क में आता है तब क्विक लाइम रहेगा वो सिलेक्ट करेगा, यानी कि फॉर्मेशन करेगा किसका, लाइम वाटर का, CaOH का फॉर्मेशन कर देगा एंड एक्सपेंड, यानी कि उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो बढ़ जाएगा। कॉज टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटने का कारण बन जाएगा वो यानी कि अनसाउंड हो जाएगा। साउंड हमने क्या बताया था, साउंडनेस हमने क्या बताया था कि वॉल्यूम को मेंटेन करना ही साउंडनेस कराता, तो अनसाउंड हो जाएगा कि नहीं। देखिए जो हमारा जो पहले था स्टैंडर्ड साइज ब्रिक का जितना वॉल्यूम हम निकाले थे उससे ज्यादा हो जाएगा कि नहीं एक्सपेंशन होने के बाद, तो वही फुल जाएगा, जिसके कारण ब्रिक का जो स्ट्रेंथ होगा वो कमजोर हो जाएगा। स्ट्रेंथ कमजोर होगा तो लोड पड़ते ही वो टूट जाएगा, तो भाई डिसइंटीग्रेट हो जाएगा वो ब्रिक, टूट के खत्म हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, अपना साइड शेप बदल देगा। तो वही बोल रहा है कि अगर जो लाइम ज्यादा रहेगा तो देखिए लाइम एज अ फ्लक्स काम करता है, यानी कि वो 1100 जो हम बताए थे आपको 1100 डिग्री से लेकर 1650 डिग्री तक के टेम्परेचर को बढ़ाने में काम करता है। तो अगर ज़्यादा लाइम रहेगा तो इससे ज़्यादा बढ़ा देगा कि नहीं टेम्परेचर, इससे ज़्यादा बढ़ाएगा टेम्परेचर तो हमारा जो ब्रिक होगा वो डिसमेल्ट होने के लगेगा, यानी कि ज़्यादा पिघल जाएगा सिल्का वहाँ पे, तो अच्छा से बॉन्ड नहीं बन पाएगा और अच्छा से बॉन्ड नहीं पड़ पाएगा तो वो टूटने लगेगा। तो वही, और लाइम उसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहे तो लाइम अपना ऑक्साइड बनाने लगेगा, मतलब कार्बोनेट वहां से रिलीज करेगा और अपना ये CaO बनाने लगेगा, ठीक। तो वही बोल रहे हैं कि ऑक्साइड बनाने लगेगा जिसके कारण वो क्विक लाइम बन जाएगा, तो स्लैकिंग हो जाएगा, मतलब उसमें पानी जैसे मिलेगा बाद में वो स्लैकिंग हो जाएगा, यानी कि फूलने की कोशिश फूल जाएगा, जिसके कारण एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक हो जाएगा, फिर वो ब्रिक टूट जाएगा। तो देखिए प्रोसेस कैसे रहता है, अगर जो CaO रहा उसको हम बर्न करेंगे तो वो क्विक लाइम में बदलेगा, यानी कि CaO में बदलेगा। CaO3 किस में बदलेगा, तो CaO में बनेगा, कब, जब हम बर्न करेंगे यानी ईटे को जलाएंगे। उसके बाद फिर उसमें अगर जो वाटर मतलब हम देते हैं ऊपर से ईटा निकालने के बाद कुछ दिन छोड़ते हैं उसके बाद पानी डालते हैं ना उस पर, तो पानी डाले तो वहाँ पे स्लैकिंग होगा, यानी कि वाटर और लाइम के बीच में अभिक्रिया होगा, जिससे हमको क्या, तो लाइम वाटर यानी कि CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। उसके बाद स्लैकिंग होने के बाद वो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक का एक्सपेंशन होगा एंड फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा ब्रिक। तो लाइम के कारण ही हमारा ब्रिक टूट सकता है, यही इसका मेन इम्प्योरिटी हुआ, मतलब नुकसान होता है, इम्प्योरिटी मतलब नुकसान हो गया इसका, किसका, लाइम का। फिर उसके बाद हम क्या लिए हैं, तो आयरन पायराइट लिए हैं, एल्काइज लिखाए थे, एल्काइज और वो पेबल्स ये सब थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए आयरन पायराइट पहले लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद वो सबको लिखवा देंगे, इसके बाद वो तीनों आ जाएगा, तो यहीं पे ये वीडियो भी समाप्त हो जाएगा। आयरन पायराइट ड्यू टू प्रेजेंस यानी कि उपस्थित रहने के कारण, आयरन पायराइट के उपस्थित रहने के कारण द ब्रिक आर क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वो टुकड़ों में बटने की कोशिश करता है। क्रिस्टलाइजेशन ऐसे जो हम बताए थे ना आपको, क्रिस्टल बना रहता है एंड डिसइंटीग्रेट यानी कि टूट जाता है इनटू पीसेस यानी टुकड़ों में, वाइल द ब्रिक आर बर्निंग, ब्रिक को जब हम जलाते हैं तब। देखिए इसमें सल्फर का मतलब सिलिकॉन का मतलब पाया जाने के नहीं, सिलिकॉन का याद कीजिए, उसमें बताए थे कि नहीं आपको, सिलिकॉन ज्यादा रहता है तो वो टूटने लग जाता है, तो वही उसी कारण टूटने लग जाता है। आयरन जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में बदलने की कोशिश कर जाता है, यानी कि ज्यादा हीट होता है तो पत्थर में बदलने की कोशिश कर जाता है, जैसे बदलेगा वो फिर देखिए ब्रिक का होता है क्या प्रॉपर्टी की, तो आपस में चिपकता है, चिपकने की बजाय वो हल्का सा दूर होने लग जाएगा, कुछ पीसेस जो कुछ पार्टिकल होंगे वो ज्यादा चिपकेंगे, कुछ पार्टिकल कम चिपकेंगे, तो उसके कारण क्रिस्टल बन जाएगा, क्रिस्टल बनने के कारण ये डिसइंटीग्रेट यानी कि टूट जाएगा जब हम इसको जलाएंगे ब्रिक को, तब इट डिस्कलर्स द ब्रिक इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक स्लैग, यानी कि काले लावा के रूप में इसको बदल देता है, ब्रिक का कलर जो होता है उसको भी काले लावा के रूप में बदल देता है। आयरन किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो ब्रिक में रेड कलर डालने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो रेड कलर हम डाल रहे थे आयरन के द्वारा वो किस में बदल जाता है, ब्लैक स्लैग, यानी कि स्लैग मतलब लावा होता है, स्लैग मतलब लावा,
लावा होता है, लावा, उसमें बदल जाता है। ठीक, इसमें बदल जाता है। यही हमारा लाइम और आयरन पैराइट था। लाइम में क्या था, तो लाइम अगर जो एक्सेस मात्रा में रहेगा तो ब्रिक को डिसफिगर यानी कि डिसमेल्ट कर देगा या तो मेल्ट करके उसको बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब अगर कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा उसके अपने प्योर फॉर्म में, तो वो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोले ऑक्साइड बना लेगा, जिसके कारण ब्रिक कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो क्विकलाइम में। क्विकलाइम अगर जो वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो उसके कारण स्लैक होगा। स्लैक होने के कारण वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कारण उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और वो फुल जाएगा यानी एक्सपेंशन कर जाएगा, जिसके कारण ब्रिक उसके बाद टूट जाएगा। फिर वही आयरन पैराइट में भी वही है, आयरन पैराइट्स में भी वही है कि क्रिस्टल में बदल जाता है आयरन, उसका डिसइंटीग्रेट कर जाता है कब, जब ब्रिक को हम जलाते हैं तब। और ये किसका कारण होता है, तो डिस्कलर होने का भी कारण होता है और उसको ब्लैक स्लैग में बदल देता है। किसको, तो ब्रिक को हमारे ब्लैक स्लैग में बदल देता है। इसके बाद हम लेके आते हैं पेबल्स स्टोन, और वो जो बचा हुआ था एल्कलाइज पोटेशियम और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो होता है वो, और एक और था शायद ऑर्गेनिक मैटर, हाँ, तो उसको लेके आते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं हमारा अपना तीसरा इम्प्योरिटी मतलब अल्कलाइज जो था, तीसरा इम्प्योरिटी केमिकल कंपोजिशन जो अल्कलाइज ब्रिक में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो अल्कलाइज देख लेते हैं। इससे पहले हम लाइम और क्या देखे थे, आयरन पैराइट किसमें, तो FeS के रूप में प्रेजेंट रहता है। लाइम किसमें, तो CaCO3 के रूप में प्रेजेंट रहता है। वो अगर जो प्योर कंडीशन में आ जाए, अगर मतलब ज़्यादा रहेगा तो CaO में बदल जाएगा। किसमें, तो जब हम जलाएंगे उस दौरान फिर वो क्रिस्टल में बदल जाएगा, मतलब क्रिस्टल नहीं सॉरी, उसके बाद जब वो क्विक लाइम में बदल जाएगा तो फिर वाटर के साथ ऐड होगा तो स्लैक होगा। स्लैक होने का एक्सपेंशन हो जाएगा ब्रिक में, जिसके कारण वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और ये आयरन पैराइट में कितना, तो क्रिस्टल में बदल जाता है आयरन, जिसके कारण ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है कब, तो बर्निंग के दौरान। वो किसका, तो ब्लैक स्लैक होने का मतलब काला लावा बनने का, ईटे का कलर जो है वो काला लावा की तरफ होने का कारण भी होता है। क्या, तो आयरन पैराइट। अब एल्कलाइज देख लेते हैं। एल्कलाइज जनरली पोटेशियम और सोडियम के सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है, यानी कि NaCl और KCl के रूप में प्रेजेंट रहता है। हो सकता है ऐसा, शायद हम तो देखिए पढ़े नहीं वैसे उतना, ऑक्साइड के रूप में हम पढ़े हैं वैसे कि उसमें प्रेजेंट रहता है। फिर ये मॉइस्चर से मतलब कि जो मॉइस्चर मतलब एटमॉस्फेयर से जो मॉइस्चर रहता है पानी की बूंदों को उनको एब्जॉर्ब करता है। जब कब, तो ड्राइंग प्रोसेस में जब हम ब्रिक को ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो एब्जॉर्ब करेगा, जैसे हमको ब्रिक सूखने में भी लेट होगा। इसका कारण एक वो भी हो सकता है, मतलब ब्रिक सूखने का कारण वो भी हो सकता है, अगर जो ऐसे ही सूखने लग रहा है सूखा हुआ, हम जाकर उसको ऐसे चढ़ा दी तो वो डिसमेल्ट हो सकता है। तो वही कारण है, वही सब कारण है जिसके कारण एल्कलाइज उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। क्या एल्कलाइज होता क्या है वो देख लेते हैं। देखिए एल्कलाइज आर मेनली सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए Na और K का सॉल्ट होता है जनरली, ये जो हमने अभी आपको बताया उसी का सॉल्ट होता है। इट एक्ट एज ए फ्लक्स वही हमने फ्लक्स आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जिससे हम अभिक्रिया तेज कर सकते हैं, अभिक्रिया कम कर सकते हैं, उत्तेजक जिसको बोलते हैं हम, कि फ्लक्स के काम करता है किसमें, तो क्लीन यानी कि भट्टी, क्लिंकर भी हमने उसका मतलब भी भट्टी होता है। एंड काउस वार्पिंग यानी कि सिकुड़ना या टेढ़ा होना। एंड ट्विस्टिंग यानी कि ऐसे घूम जाना। ऑफ ब्रिक में उन सब का कारण बनता है कौन, तो एल्कलाइज। अगर जो फ्लक्स की तरह काम कर लिया किसमें, तो क्लिंक में उसने। एल्कलाइज एब्जॉर्ब मतलब सोखना होता है। मॉइस्चर यानी कि वाटर की जो पानी की बूंदे हैं एटमॉस्फेयर में उसी बोलते हैं मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर। एंड काउज डेम्पनेस यानी गीलेपन का कारण बन जाता है। एंड इफ्लोरेंसिस इन ब्रिक में ऑकर्स यानी कि कंटेंट करता है, यानी कि प्राप्त करना होता है, में ऑकर्स विच डिक्रीज द स्ट्रेंथ, जिसके कारण हमारा ब्रेक का स्ट्रेंथ वो डिक्रीज हो जाता है। वर्क एंड प्रोवाइड, स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाता है, वर्क भी डिक्रीज हो जाता है, और प्रोवाइड अनहाइजीनियस यानी कि अस्वच्छ अवस्था फॉर द रेसिडेंस का मतलब आपसे बताइए, जो हमने आपको बताया है, ये वीडियो का शुरुआत ही देखेंगे आप, मतलब लेक्चर 1 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा रेसिडेंस का मतलब क्या होता है। ये आपका होमवर्क रह गया। 2 चीज हो गया आपका होमवर्क, कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिडेंस का मतलब होमवर्क नहीं छोड़िए, इसका मतलब होता है रहने वाले लोग, इसका मतलब रहने वाले लोग होता है। ठीक, रेसिडेंस का मतलब आपको मैंने बता दिया, एक ही हमारे को उसको कमेंट कीजिएगा। देखिए तो एल्कलाइज क्या होता है, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, तो उसके कारण जो होता है हमारा डेम्पनेस यानी कि मिट्टी में गीला हो जाता है। कब, जो ड्राइंग प्रोसेस हम कर रहे थे ना, DRYING ड्राइंग प्रोसेस, यानी कि जो धूप में हमने सूखने दिया था उसी के दौरान मॉइस्चर कंटेंट कर लेता है, जिसके कारण गीला हो जाता है। एफ्लुरेंस आ जाता है ब्रेक में। एफ्लुरेंस अगर जो ऑकर्स हो जाता है तो हमारा स्ट्रेंथ वो डिक्रीज कर देता है, और ब्रेक का जो वर्किंग पावर होता है वो भी डिक्रीज कर देता है। प्रोवाइड अनहाइजीनिक कंडीशन फॉर रेसिडेंस, यानी कि जो वहाँ पे रह रहा है उसको अनहाइजीनिक कंडीशन प्रोवाइड कर देता है, अस्वच्छ अवस्था प्रोवाइड कर देता है। इफ्लुरेंस क्या है, तो द
डिपोजिशन ऑफ वाइट पाउडर ऑन द ब्रिक। ब्रिक के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा घर में ब्रिक अगर कुछ पड़ा हुआ है तो उसमें ऐसे मतलब रहता है हल्का हल्का वाइट वाइट यहाँ पे स्पॉट्स प्राप्त हो जाता है। देखिए इफ्लुएंस मतलब ब्रिक के ऊपर अगर वाइट वाइट स्पॉट्स प्राप्त हो रहा है वो देखिए आपके फिगर में दिख रहा होगा वीडियो में, इसी को हम इफ्लुएंस बोलते हैं। ठीक, तो देखिए इससे पता चल रहा है कि तो हमारा वाटर ज़्यादा कंटेंट कर लेगा ब्रिक, मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो हम प्लास्टर करेंगे तो इस पार और इस पार दोनों तरफ, अगर जो इस तरफ वाटर हमारा इस तरफ मान के चले वाटर के कांटेक्ट में है दीवार, ठीक, तो हमारे इस तरफ भी वो दिखेगा आपको। कहीं कहीं गए होंगे जैसे पुराना घर हो जाएगा कहीं पे जाते हैं वहाँ पे देखिएगा हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें पहले के ज़माने में तो आप पता नहीं था, तो इसलिए तो उसमें सोडियम पोटेशियम में सब कुछ मिला हुआ रहता था, तो वही वाटर को कंटेन कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी कारण अंदर ठंडापन रहता है, गीलापन हमेशा रहता है, एकदम मन अजीब सा लगेगा, चिपचिपा सा लगता है। जैसे कि पुराने घर में आपको लगता ही होगा बहुत ज़्यादा ठंडा है, अलग अलग ही फील होता है वहाँ पे। तो वही कारण है, अल्कलाइज के कारण ही वो सब होता है, इफ्लुएंस आ जाता है जिसके कारण। परंतु वहाँ पे ब्रिक बहुत ज़्यादा मोटे मोटे जिसका स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाता है, लेकिन ब्रिक का यहाँ पे स्ट्रेंथ भी घट जाता है। ये आपका देखिए अनहाइजीनिक का अस्वच्छ अवस्था और रेसिडेंस का रहने वाले लोग। इफ्लुएंस का हो गया तो डिपोजिशन ऑफ वाइट वाटर ऑन द ब्रिक, ब्रिक के ऊपर जो डिपोजिशन होता है वाइट पाउडर, जो हमने आपको फिगर दिखाया, यही था हमारा एल्कलाइज। एल्कलाइज में मेनली क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण इफ्लुएंस आ जाता है और डिक्रीज हो जाता है उसका स्ट्रेंथ। इफ्लुएंस आता है तो उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, साथ ही साथ में इन्फ्लुएंस क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ वाइट पाउडर ऑन द ब्रिक, उसका इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन भी बनाता है रेसिडेंस को, यानी अस्वच्छ अवस्था रहने वाले लोगों के लिए बनाता है वो। ये हमारा एल्कलाइज था। इसके बाद हम पेवल देख लेते हैं, यानी कि जो भी हम पत्थर बताए थे, छोटा छोटा रहता है, गिट्टी रहता है, कंक्रीट रहता है, वो देख लेते हैं इसमें। उसके बाद पेवल्स का ऑर्गेनिक मटेरियल बचा हुआ है, ये दोनों अभी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे चौथा और पांचवा जो बचा हुआ था, मतलब कंपोजिशन का, हार्मफुल कंपोजिशन का ब्रिक में, वो देख लेते हैं। ये देखने के बाद ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त कर देंगे। हमारा पांचवा मतलब चौथा क्या है, तो पेवल स्टोन एंड ग्रेवल। इट प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। इट प्रिवेंट यूनिफॉर्मिटी मतलब एक समान, और ब्रिक मतलब ब्रिक को एक समान मतलब एक जैसा मटेरियल हर जगह प्राप्त हो, मतलब तोड़े ब्रिक को तो वैसा होने से रोकता है कौन, तो स्टोन, पेवल और ग्रेवल, वो सब अगर प्रेजेंट रहा ब्रिक में तो वो प्रिवेंट करता है यूनिफॉर्मिटी को, ब्रिक के यूनिफॉर्मिटी को, यानी एक समान होने से। देयर प्रेजेंस डज नॉट अलाउ थ्रू द मिक्सिंग ऑफ अर्थ, मतलब इसका प्रेजेंट जो होता है मिक्सिंग ऑफ अर्थ यानी मिट्टी को मिलाते हैं हम, जो तैयार करते हैं ब्रिक बनाने के लिए, उसमें इसका अलाउंस नहीं होता है, इसकी मनाही होती है, यानी कि इसको प्रेजेंट हो लेकिन नहीं दिया जाता है, यानी कि पहले इसको साफ करके हटाया जाता है। थस जिसके कारण ब्रिक प्रोड्यूस टू बिकर, अगर जो ये प्रेजेंट रहा किसी भी ब्रिक में, यानी कि उपस्थित रहेगा गलती से, थस जिसके कारण ब्रिक प्रोड्यूस आर बिकर, मतलब जो भी ब्रिक होगा वो प्रोड्यूस होगा, यानी कि उत्पादन होना, उसका जो भी उत्पादन होगा ब्रिकर यानी कि कमजोर होगा। बिकर यानी कि कमजोर, आप तो सब जानते हैं बिकर मतलब। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहे। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि सब्जी ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा, तो हाँ घास प्रेजेंट रह सकता है, पत्ता प्रेजेंट रह सकता है, कोई भी मतलब बीज प्रेजेंट रह सकता है उस एरिया का, ETC हो सकता है वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल में। ऑर्गेनिक मैटर ब्रेक डू नॉट बर्न प्रॉपर्ली, प्रेजेंट रहा तो ब्रेक अच्छी तरह से उसमें मतलब बर्न यानी कि जल नहीं पाएगा, यानी कि जो रेडिश कलर हम प्राप्त करना चाह रहे थे वो रेडिश कलर नहीं हो पाएगा। विच मेक्स द ब्रेक मोर पोरस यानी कि पानी ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक, एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक, तो मोर पोरस बनाएगा, रिजल्टिंग जिसके कारण इन लो डेंसिटी, इसका घनत्व कम होगा, लो डेंसिटी एंड बिकर ब्रिक वही कमजोर ब्रिक प्राप्त होगा इसके कारण भी। तो पेवल और ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों से हमको रहने प्रेजेंट रहता है दोनों, तो उसके कारण हमको ब्रिक कमजोर प्राप्त होता है। सॉरी, तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ से कि ये दोनों हमारे ब्रिक में प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए किसी भी हाल में। तो आगे जितने भी हार्मफुल बताए थे हमने पीछे, वो भी प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए। जितने भी हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह होता है, वो ब्रिक को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सब प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। स्टोन ट्रेवल क्या, तो ये यूनिफॉर्मिटी को रोकता है ब्रिक के, और ये इसका प्रेजेंट को मना ही रहता है। कब जो हम क्ले तैयार करते हैं ना ब्रिक के लिए, उसमें मना ही रहता है। अगर ये प्रेजेंट रहा तो ब्रिक का
मतलब ब्रिक जो भी होगा हमारा बनेगा वो बिक बनेगा, ठीक। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट के कारण ब्रिक डू नॉट बर्न प्रॉपर्ली, ब्रिक जो होता है वो प्रॉपर्ली अच्छी तरह से जल नहीं पाता है। रेडिस कलर जो हम जगह हर जगह खोज रहे हो वो रेडिस कलर नहीं मिल पाता हमें। मोर पोरस हो जाता है, यानी कि ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण हमारा जो ब्रिक होता है वो डेंसिटी घट जाता है और वो बिकर बन जाता है, यानी कि कमजोर बन जाता है। यहाँ पे ये देखिए खत्म होता है, ठीक। तो जो भी गुड बिल्डिंग मतलब जो ब्रिक है उसका क्राइटेरिया क्या क्या रहना चाहिए, वो हार्ड रहना चाहिए, कितना स्ट्रेंथ कितना हमको देना चाहिए, फर्स्ट क्लास कैसे होता है, सेकंड क्लास कैसे होता है, वो सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसका क्राइटेरिया जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो यहीं पे हमारा ये अपना लेक्चर हम खत्म करते हैं, अपना ब्रिक का पार्ट 6 खत्म करते हैं। और हाँ, आपको इस लेक्चर से कुछ भी ब्रिक के इस लेक्चर से कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो भी आप इसका पीछे वीडियो देखना चाहते हैं और आगे आने वाले जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्लेलिस्ट ब्रेक बना हुआ है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे जाकर आप इसको देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये फ्री कंटेंट आपका चल रहा है। थैंक यू। टीच वेल इन बिहार।